एमबीबीएस की बात है, हमारा फर्स्ट टाइम जो है ना वो करीब आ रहा था। अच्छा, फर्स्ट टाइम के अंदर जो है ना हमारी फिजियोलॉजी का भी टेस्ट होना था, बायोकेमिस्ट्री का भी, एनाटमी का भी। तो अब पढ़ाई का सारों पे प्रेशर पड़ा हुआ था, तो हर टाइम किसी ना किसी के पास कोई ना कोई बुक होती थी। हम बेशक उसे खोलते नहीं थे, लेकिन बुक हर किसी के पास होती थी। लेकिन मेरे पास बुक नहीं होती थी। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि चलो यार लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ जाके हम पढ़ाई करते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता। उसने कहा क्या वजह है? तो मैंने उसे कहा कि यार असल में बात यह है कि मैं नोट्स बनाता हूँ। तो मेरी आदत भी यही थी कि मैं ना मुख्तलिफ पेंसिल्स लेके, हाईलाइटर्स लेके, मुख्तलिफ कलर्स से ना मज़ेदार किस्म के नोट्स बनाने की कोशिश करता था, ताकि मेरी पढ़ाई जो है ना वो इंटरेस्टिंग रहती। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सारी चीज़ें लाइब्रेरी में आ जाऊँगा तो हर बंदा फिर यही सोचेगा यार ये अजीब सा बंदा है कि इतने सारे इसने हाईलाइटर्स पकड़े हुए हैं, पेंसिल्स पकड़ी हुई हैं, नोटबुक्स पकड़ी हुई हैं। तो फिर यही होता था कि मेरा जो पढ़ाई का जो असल जगह थी वो यही थी कि वो मेरा अपना रूम था, मैं वहीं जाके पढ़ता था। हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो हर बंदा जो है ना जितना उसके अंदर जोर था ना वो लगा रहा था। सो हर कोई पढ़ाई करने के चक्करों में था, क्योंकि हर बंदा अपने अपने एरियाज़ का तो टॉपर था ही ना। अब एमबीबीएस में आ गया तो एक अलग बात है कि अब सारे टॉपर्स इकट्ठे हो गए। तो फिर जब हर बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई, तो हर बंदे का दिल भी यही करता था कि भाई वो एटलीस्ट टॉप 10 में तो आ जाए। सो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की हुई थी, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे तो पढ़ाई हुआ था। लेकिन दिल उस टाइम टूटा जब रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट में ये था कि मैं बिल्कुल मिड ऑफ अपनी क्लास में था, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। यही होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और रिज़ल्ट ना आ रहा हो तो आप दिल छोड़ के बैठ जाते हैं कि यार इतनी मैंने पढ़ाई की लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। फिर आपके पास एक जो मूवी आपके जहन में आती है ना, वो आती है 3 इडियट्स, कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद आपके कुछ दोस्त टॉप कर गए हैं लेकिन आप वहीं मिड में ही खड़े रह गए हैं। अच्छा, अब आपको मेडिकल स्कूल में जब जाए होंगे तो इर्द गिर्द आपके टॉपर्स इकट्ठे होंगे ना, तो हर बंदा जो है ना उसको पता होता है कि ये सारे जो है ना पढ़ाकू लोग हैं। जब आप एफएससी के अंदर थे तो आपको पता था कि आप क्रीम ऑफ द क्लास हैं, तो बाकी जो पूरी क्लास पढ़ी हुई है ना उसमें कुछ बच्चों ने पढ़ना है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ना, लेकिन आप कांस्टेंट रहेंगे। अब ये जो सारे बच्चे आ गए हैं ना, ये सारे पढ़ाकू हैं, तो अब हर बंदे का ना एक दूसरे से फियर्स कंपटीशन लगा होता है। एक बंदा जो है ना दूसरे बंदे से बातें छुपा रहा है, दूसरा तीसरे छुपा रहा है, हर बंदा कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी तरह रेस में ना आगे निकल जाए। तो उस दौरान हमारे टीचर भी हमें बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं कि ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं, ये जानने आप पे डिपेंड करती हैं। और फिर यही होता है कि हम लोग कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो 8 से 10 घंटे हमारे लिए इनफ नहीं होते, या उन 8 या 10 घंटों में जो पढ़ाई हम कर रहे होते हैं वो पढ़ाई अब उस तरह एफिशिएंट नहीं रही होती। लेकिन फिर आप अपने टॉपर्स को देखते हो तो वो भी तो 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अपने सोने का टाइम निकाल लें 8 से 10 घंटे वाला, उसके बाद आप अगर कोई टाइम निकालना है तो वो आपका जो आप स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम निकाल दें, तो बाद में 8-10 घंटे ही बचते हैं। तो अगर वो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके टॉप कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो फिर उसकी 2 ही रीज़न हो सकती हैं, या तो आप डम हैं, दूसरा या ये कि वो जीनियस है। अब कोई भी बंदा अपने आप को डम तो नहीं कहेगा, तो फिर क्या होता था, फिर हम यही सोचते थे यार वो बंदे असल में जीनियस हैं। इसी थॉट से ना मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होती है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि 8 से 10 घंटे से पढ़ाई करने का फ़र्क तो नहीं पड़ता, फिर मैं देखता हूँ कि यार अगर मैंने मिड में रहना तो 8 से 10 के बजाय मैं चलो कम कर लेता हूँ। फिर मैंने 6 घंटे पढ़ाई करना शुरू की। मैंने कहा इस पर भी अगर जो है ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर 4 घंटे पे आ जाता हूँ। फिर मैं 4 घंटों पे आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार 4 घंटे का क्या, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा पढ़ाई का जो ड्यूरेशन था ना वो कम से कम होता रहा। अभी सिर्फ एग्ज़ाम्स थे जिनके अंदर मैं 6 घंटे पढ़ता था, वरना मेरा नहीं ख्याल कि मैंने एमबीबीएस में कभी 6 घंटे से एक्सीड किया था अपनी पढ़ाई के अंदर, सवाए उन इनिशियल डेज़ के अंदर। पुरान जो हमारे टॉपर्स थे ना वो पढ़ाई को ऐसे क्रश कर रहे थे जैसे उनके बाएं मौजू का खेल है, और हम भी बस यही सोच रहे थे कि भाई ये जीनियस लोग हैं हम जैसे आम लोगों के लिए बस यही है कि हम मिड में रहे और आराम से पास करते रहें। उस टाइम को अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं सोचता हूँ शायद मुझे ये कोई बंदा एक बात समझा देता ना, वो ये था कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना 6 से 8 घंटे में आप करते हैं, वो छोटी चीज़ें भी ना आपके और आप के टॉपर के अंदर या तो डिफरेंस कम कर देते हैं या डिफरेंस बढ़ा देते हैं। वो कि अजीब व गरीब मखलूक नहीं होते, शायद उनमें से 1-2% हों भी, लेकिन मोस्टली नहीं होते। मोस्टली किसी अच्छी तरह से मेहनत करें तो उनका सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है। ये इसी तरह की है कि अगर हम प्लेन को देखें, अगर वो प्लेन उड़ने लगा है और लाहौर से कराची उसने जाना है, उसका एक सेट डायरेक्शन है। आपने अगर 1 डिग्री भी डेविएट किया ना तो फिर आप लाहौर से कराची नहीं पहुँचेंगे, शायद आप ग्वादर पहुँच जाएंगे। तो बात यही है कि आपका अगर ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी भी डिविएट करती है 1 डिग्री, तो आप की पढ़ाई के अंदर भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और ये 1% ऐसी चीज़ें इतनी छोटी होती है कि हमें पता भी नहीं चलती। आज मैं आपको एक छोटी सी 1 डिग्री का बताऊंगा कि जिस 1 डिग्री को आप चेंज करने से ना आप पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं। शायद ये डिग्री जो है ना आपको बिल्कुल पसंद है और आप
फिर इस वीडियो को बिल्कुल एक जोक समझ के डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मेरी पहले बात सुन लीजिएगा। शायद वो ट्रेजेक्ट्री आपकी जो 1 डिग्री चेंज हो रही है ना, वो सही डायरेक्शन में हो जाए। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं अपने रूम में पढ़ाई करता था, और ये मेरी आदत थी इवन फ्रॉम द 8th क्लास 9th क्लास, जब तक मैं याद करूँ मैं अपने रूम में पढ़ता था। मैंने कभी लाइब्रेरी नहीं गया, मैंने कभी क्लासेस में नहीं पढ़ा, मेरा कभी कोई और शौक नहीं था कि मैं कहीं और पढ़ूँ। मुझे सिर्फ यही था कि मैंने अपने रूम की कम्फर्ट में जाना है। अब एक जगह पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, एक जगह आप पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि जब आप उस जगह पहुंचते हैं ना, तो उस जगह पहुंचते ही आपका दिमाग क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। जब वो टर्न ऑन होता है, उसी टाइम आपने किताबें उठाई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी थी। आपको पता है कि ये मेरा टेबल है, ये मेरी चेयर है और इस पर मैंने पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ़ायदा, आपकी हैबिट्स बहुत जल्दी बनने लग जाती हैं। वही चेयर है, वही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, वही आपका कमरा है, और आपके दिमाग भी फोकस मोड में चला जाता है और आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। कुछ चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होती हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम वाले दिन। जब आप एग्ज़ाम वाले दिन आते हैं तो उस दिन आप होते हैं स्ट्रेस्ड, और अब जब आप अपने सामने एग्जाम पेपर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके साथ कलरफुल पेंसिल नहीं पड़ी। आप देखते हैं कि अब आप अपने रिलैक्स जो एनवायरनमेंट आपका घर का था उसमें नहीं बैठे हुए। इवन अगर आप लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं तो आपकी लाइब्रेरी की तरह वो माहौल नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है। उसमें आप रिलैक्स नहीं हो रहे, आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, हर चीज़ डिफरेंट है। तो अब आपका दिमाग, जिसको आदत थी कि उसको एक कॉन्सेप्ट तब याद आना था जब आपने अपने पेंसिल को अपने हाथ से ऐसे ऐसे करना था, एक कॉन्सेप्ट उसे तब याद आना था जब आपने अपने हाथ अपने सर पे फेरना था, या आपने थोड़ा सा पीछे चेयर पे रिलैक्स होना था, या आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि आपके दिमाग ने ऐसे उस चीज़ से एसोसिएशन बनाई होती है। लेकिन एग्ज़ाम में वो एसोसिएशंस नहीं होती। एग्ज़ाम के अंदर एक टेंस माहौल होता है, परेशानी होती है। तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि उस टाइम हमारा दिमाग जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव करके नहीं दे रहा होता, और फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि यार क्या मैं इतना ही डम हूँ कि मुझे अभी मैंने कल ये चीज़ पढ़ी है और मैंने इसको इतनी दफ़ा रिवाइज़ भी किया और फिर भी मेरे जहन में नहीं आ रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हॉट हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कुन होता है, तो हम सेटल यही करते हैं कि नहीं, वो जिस बंदे को आता है वो जीनियस है असल में। एक स्टडी का बताते हैं। ये स्टडीज़ जो होती है ना, ये होती बोरिंग है, और मुझे पता है कि ये थोड़ा एक मुश्किल पार्ट होता है वीडियो का और आपके लिए देखने का भी मसला होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है इस चीज़ को कि जो सी भी बात हम कर रहे हैं उसको साइंस किस तरह बैक करती है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए जहाँ हमें थोड़ा बहुत प्रूफ भी हो कि यार ये वाकई वर्क करता है। तो 1970 के अंदर जो है ना, 3 साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने जो है ना ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। तो वो देखना चाहते थे कि इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है लर्निंग के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो स्टूडेंट्स थे उनको बिठाया एक विंडो वाले रूम में, और उस विंडो के करीब बिठा के उन्होंने कहा कि आपने ये लफ्ज़ हैं उनको याद करना है। 40 लफ्ज़ थे। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा विदाउट विंडो वाले रूम में, कहा कि आपने इस रूम में याद करना है ये लफ्ज़ हैं 40 लफ्ज़। अब दोनों को सेम उन्होंने जो है ना वर्ड्स दिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आपका टाइम गुजरता गया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद ना उनको टेस्ट किया। जब उन्होंने उनको हफ्ते बाद टेस्ट किया तो उन्होंने एक न्यूट्रल रूम में बैठाया। जब उन्होंने न्यूट्रल रूम के अंदर उन्हें बैठाया तो उस रूम के अंदर जो है ना, वो उस रूम से डिफरेंस था, उस विंडो वाले रूम से भी और विंडोलेस रूम से भी डिफरेंट था, दोनों रूम से डिफरेंट था। जब उस रूम में उन्होंने बैठाया तो उन्होंने देखा कि कितने % इनको याद रहते हैं ये वर्ड्स। तो उनको इस बात पे बड़ी हैरानी हुई कि जो विंडोलेस, यानी कि जिन्होंने कोई विंडो नहीं थी और वो सिर्फ एक रूम थी, चेयर थी, टेबल थे, जिन्होंने वहाँ वर्ड्स याद किए तो वो 40 में से 16 वर्ड्स जो है ना याद कर सके थे। और जो दूसरा ग्रुप था जो विंडो जिस रूम में थी और वो बाहर विंडो से देख भी सकते थे, और उनकी बेसिकली इन्वायरमेंट रिच थी, तो बाहर से कार्स भी गुजर रही थी, मतलब वो डिफरेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर थे। तो उन लोगों की जो वर्ड याद उन्होंने किए थे वो थे 24 आउट ऑफ 40। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस पड़ जाता है, कहाँ आपको 16 वर्ड्स याद रहें और कहाँ आपको 24 वर्ड्स याद रहें। तो ये स्टडी इस बात को बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है इस बात से कि जो लर्निंग है, अगर आप उसमें एनवायरनमेंट आपकी चेंज होते रहे, जैसे रोड की अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही है और वहाँ बार बार इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, फिर अगर आप पढ़ाई डिफरेंट जगहों पे जाके कर रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर 2 तरह की एसोसिएशंस बन रही होती हैं। हमारा ब्रेन जो है ना एक तो चीज़ को स्टोर भी कर रहा होता है, साथ साथ उस क्लू को भी स्टोर कर रहा होता है जिसको वो चाहिए होता है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम या जब हमने वो चीज़ बाहर निकालनी है, उसको रिट्रीव करना है, तो वो क्लू उसके पास हो तो वो ज़्यादा जल्दी से लगा सकता है। अगर आप सिर्फ एक ही जगह पढ़ते हैं तो उसके पास सिर्फ एक ही क्लू है, एक ही चेयर का, एक ही पेन का, एक
एक ही मतलब अपनी रूम का, तो फिर वो रिट्रीव इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिफरेंट जगह पढ़ते हैं ना, तो आप बेहतरीन तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं चीज़ों। आप एक ही इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका ब्रेन भी ट्यून्ड हो जाता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप डिफरेंट जगह पे इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो फिर आपका इन्वायरमेंट वेरी करने से आपका ब्रेन भी होता है कि मैं वो मुख्तलिफ जगह से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है। बहुत ही मशहूर फिलोसफर हैं जॉन लॉक, तो उन्होंने एक दफ़ा एक स्टोरी सुनाई एक बंदे की जिसको डांस करने का बड़ा जो है ना मतलब शौक था, लेकिन उसको आता नहीं था। फिर उसने क्या आहिस्ता आहिस्ता उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो इनिशियली उसने जिस रूम में डांस की प्रैक्टिस शुरू की ना, वहाँ एक समझ लें कि एक बक्सा पड़ा हुआ था, वो ट्रंक पड़ा हुआ था। तो वो जो ट्रंक था ना, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो गई, उसने उस रूम में प्रैक्टिस करना शुरू की थी। फिर जब वो स्टेज पे गया, तो स्टेज पे जाकर उसे परफॉर्म नहीं हुआ। तो उसने ये सोचा कि मेरे से क्यों परफॉर्म नहीं हुआ। वो वापस रूम में जाता है उस ट्रंक के साथ, तो ट्रंक के साथ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो डांस प्रैक्टिस। लेकिन जैसे ही वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ वो ट्रंक ना हो, तो वो जो सारे स्टेप्स उसने सीखे होते हैं वो सारे के सारे भूल जाता है। तो आपके ब्रेन के अंदर आपने अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ के साथ अपनी एसोसिएशन कर ली है प्रैक्टिस के टाइम, तो आपको वो चीज़ भी चाहिए उस टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन उसी तरह परफॉर्म कर दे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को वेरी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आएंगी, क्लूज़ आएंगे, वो फिक्स्ड नहीं होंगे, वो वही चीज़ नहीं होगी जो आपने पढ़ी हुई है। वहाँ आपके ब्रेन को डिफरेंट तरह जो है ना चीज़ों को रिट्रीव करना पड़ेगा। तो अब मैं ये सारी बातें अब मैं जब तो ऑब्ज़र्व करता हूँ इतने अरसे बाद, तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी एक टॉपर थी जो हमारी क्लास की, उसके पास हमेशा बुक थी। उसने बस अपनी ऐसी बुक अपने पास रखी होती थी अपने साथ लगा के, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी बुक के बगैर थी। हम जब भी उसे देखते थे, चाहे वो स्टेयर्स पे जा रही हो, कैफ़े हो, कहीं भी, वो क्या करती थी, अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी, और एकदम देखा तो उसने बुक खोली हुई, थोड़ी सी चीज़ रिवाइज़ की और फिर बंद कर दी, फिर अपने दोस्तों से बातें करना शुरू कर दी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि क्लास में अच्छी खासी डांट पड़ गई, क्योंकि वो अपनी लेक्चर के दौरान ही उसने बुक खोली हुई थी। लेकिन टीचर उस टाइम हैरान रह गए कि जब वो सारी की सारी चीज़ें फर बता रही थी। तो चाहे कैफ़े हो, चाहे स्टेयर्स हो, चाहे वार्ड हो, चाहे घर हो, उसने हर टाइम अपनी बुक साथ रखी होनी थी। और जब भी जहाँ भी बैठा हो ना, उसने आराम से थोड़ी सी बुक खोली, थोड़ा सा पढ़ा और बंद करके रखती। गाड़ी में खोली, थोड़ा सा पढ़ा, बंद करके रखती। वो अपनी एनवायरनमेंट को वेरी कर रही थी। और हम जैसे लोग जो कि आम जनता थी, वो इस चीज़ के अंदर होते थे कि कब हम घर पहुँचे, कब हम रिलैक्स हों, हमारी नींद भी पूरी हो, हमें भूख भी ना लगी हो, हमें प्यास भी ना लगी हो, हम सारी चीज़ें करके हमने आराम से बैठ के पढ़ना है तब, और वो भी अपने रूम में जाके। तो एक छोटी सी चीज़ को आपने चेंज किया, अपनी एनवायरनमेंट को, आपका दिमाग जो है ना और फ्लेक्सिबल होता गया कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी, मुश्किल क्वेश्चंस में भी वो चीज़ें रिट्रीव कर सकता है। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ना आपके सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं। और उसने जिस तरह के भी आपको सर्कमस्टांसेस दिए ना, उस ही तरह के सर्कमस्टांसेस में आपने परफॉर्म करना है। और फिर ये ना हो कि आपको डांस मूव्स तो आती हो, लेकिन क्योंकि आपका ट्रंक हुआ नहीं था, तो उस डब्बे के ना होने की वजह से ना आप अपनी मूव्स भूल जाएं। ये जो 1% डिफरेंस है, ये प्रॉब्ली 1% डिफरेंस, जो 99 डिफरेंस है वो भी हमने फाइंड करना है। तो अमूमन जो है ना, जब वो पढ़ रही होती थी या अपनी बुक से मत की, तो अमूमन अपने मुंह में कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर रही होती थी बुक बंद करके। उस टाइम मुझे तो एक्टिव रिकॉल का नहीं पता था, ना मुझे पता था कि हमने अपनी चीज़ों को दिमाग के अंदर दोहराने की कोशिश करनी है या अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। और इस निकालने की कोशिश के अंदर जो है ना, आपका ब्रेन के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और इस चीज़ को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सो ये भी शायद एक्टिव रिकॉल उस टाइम से वो कर रही थी। सो एक्टिव रिकॉल क्यों ज़रूरी है MBBS के अंदर, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक इधर दे दूंगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको क्यों एक्टिव रिकॉल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर MBBS उसको करनी चाहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर हो सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।